तो इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज आप इसको इसी तरह देखें कि वो आपके ह्यूज कोई बहुत बड़ी चीज नजर आएगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी वहां पे। जिस तरह हाथी इस स्विमिंग पूल के अंदर नजर आ रहा है ना, उस तरह आपको इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी नजर आएगी। तो बार बार हमें फिर ये सोचना कि ये वैलिड था या नहीं था, ये चीज आपने खुद जज करनी है कि वहां पे हाथी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखें कि इंस्टीट्यूशंस के पास फंड्स होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है। वो जब भी इंटर करते हैं तो वो उनकी एंट्री जो है कि प्रॉफिट बनाने के लिए होती है, ना कि दूसरे को प्रॉफिट देने के लिए होती है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और हमेशा इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज को चार्ट पे आसान कर आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। प्रॉब्लम ये होती है हमारे साथ कि हम जो है ना कि छोटी छोटी जिज्ञात के अंदर चले जाते हैं, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सही है। और ये जो इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज है वो रिलेटिव होती है एतराफ के जो भी चार्ट का पैटर्न जो आपका बन रहा है ना, उसके उससे रेलिवेंट होती है। ये नहीं हो सकता कि अगर आप बड़ी कैंडिलें देख रहे हैं तो बड़ी कैंडिलें देखते रह जाएं। अब जैसे ये इलाका देखें, ये इलाका जो है ये रिलेटिवली क्या कह रहा है, और जब यहाँ से मार्केट ने लीव किया है तो मार्केट ने क्या कहा है। ये इलाका नहीं बता रहा कि इंस्टीट्यूशन ने यहाँ से एंट्री की, लेकिन यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इंस्टीट्यूशन ने मार्केट को पुश किया है। ठीक है ना। तो आपने ये चीजें देखनी होती है, ये चीजें समझनी होती है। हम लोगों ने एक चीज पिछले कल या परसों पढ़ी थी वैलिड पुल बैक के हवाले से। तो वैलिड पुल बैक की आइडेंटिफिकेशन इस हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली चीज तो ये हो गई इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेरी ऑब्वियस हाथी आपको नजर आएगा। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी जो है कि जो चीज जो है ऑब्वियस, दूसरी जो चीज जो आपको वहां पे नजर आएगी, इंस्टीट्यूशंस हमेशा डिस्काउंट जोन के अंदर बाय करते हैं, प्रीमियम जोन के अंदर सेल करते हैं। दे ऑलवेज बाय इन डिस्काउंटेड जोन, दे ऑलवेज सेल इन प्रीमियम जोन। ठीक है ना। अब ये अच्छा, एक और इसके अलावा एक और जो तीसरी चीज होती है कि दे ऑफ्टन बाय, दे नॉर्मली बाय, अब ये इसको बल्कि नॉर्मली हम कहेंगे कि दे नॉर्मली बाय इन द सेलिंग कैंडल। ठीक है। एंड दे सेल इन बाइंग कैंडल। ये जो है कि जो इंस्टीट्यूशंस की आपकी जो वो होती है ना, क्या नाम है, आइडेंटिफिकेशन, उनकी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना, तो वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वेरी ऑब्वियस हाथी आपको जो है कि बच्चों के स्विमिंग पूल में नजर आएगा। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जुजियात में चले जाते हैं, हम छोटी छोटी चीजों में चले जाते हैं। हाथी नजर आना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ से इंस्टीट्यूशन आए हैं मार्केट में। ठीक है। उसके बाद जो है कि दे ऑलवेज बाय इन discounted zone, they always sell in the premium zone, they normally buy in the selling candle and they sell into the buying candle। ठीक है। अब ये इसकी रीजन क्या होती है, जो कि वो नॉर्मली जो है कि सेलिंग कैंडल के अंदर बाय करते हैं, उसकी रीजन ये होती है, देखें जो भी एक कैंडल होती है, फर्ज करें कि ये आपके कैंडल यहाँ पे बन रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कैंडल आपकी जो बनी है यहाँ पे इस जगह के ऊपर, ये फर्ज करें कि ये है आपकी एक तरह से सेलिंग कैंडल। ठीक है। तो इस सेलिंग कैंडल के अंदर आपके जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे, एक मिनट, इस सेलिंग कैंडल के अंदर कोई ना कोई बेच रहा होगा, तभी यहां से इंस्टीट्यूशन बाय करेंगे। अगर यहाँ पे सारे ही बेच रहे होंगे, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एक्टिव नहीं है। ठीक है ना। तो ये इस चीज को आपने जो है कि बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में बिठा लेना है कि इंस्टीट्यूशंस हमेशा ज्यादातर जो है कि वो सेलिंग कैंडल के ऊपर बाय करते हैं। जब हम लोग बेच रहे होते हैं वो बाय कर रहे होते हैं। ठीक है ना। या कोई एक इंस्टीट्यूशन बेच रहा होता है तो दूसरा इंस्टीट्यूट बाय कर रहा होता है। किसी भी ऑर्डर की ट्रांजैक्शन की कंप्लीशन के लिए आपको एक बायर और एक सेलर चाहिए। अब ये बायर और सेलर दोनों ही इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, और इनमें से एक रिटेल और एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है।
ठीक है ना। तो आपको ये चीज देखनी है कि देखें, आमतौर पे जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही होती है तो इधर से जिस लोग खरीदने वाले लोग जो होते हैं यहाँ पे आके पैनिक हो जाते हैं, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर वो बेचना शुरू करते हैं। जब वो इस कैंडल पे बेचेंगे तो यहाँ से कौन खरीदेगा? कि इंस्टीट्यूट बाय करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि उन्होंने मार्केट को ऊपर को लेके जाना है। सही है ना। अच्छा, एक और चीज इसके अलावा ये होती है कि इंस्टीट्यूशंस ने जब फर्ज किया कि इनको इस जगह के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर इनको जो है कि चाहिए, यहाँ पे इनको चाहिए समझ लें कि 10 लाख शेयर किसी कंपनी के चाहिए इनको, ठीक है। और जो बेचने वाले इस जगह के ऊपर जो है, यानी कि ये तकरीबन $80 की अगर प्राइस है यहाँ पर, तो यहाँ पर बेचने वाले जो है कि मेरा ख्याल में 10-12 लोग होंगे या 15 लोग होंगे या 100 लोग होंगे। तो वो ये क्या करेंगे कि इन 100 लोगों से तो बाय करेंगे और अपनी जो ऑफर जो है वो $80 से या $80 से $81 के ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको नजर आती है ना, ये इसलिए नजर आती है, ये वन वे ट्रैफिक होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके अंदर जो है कि सेलिंग और बाइंग हुई है, नहीं, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। इसकी रीजन ये होती है कि इंस्टीट्यूशंस ने पहले इस जगह पे बाय करने की कोशिश की, जो भी ऑर्डर उनको मिले उन्होंने बाय कर लिए। इनको मजीद बाइंग करनी थी, यहाँ पे नहीं मिले, ये एक स्टेप आगे चले गए, यहाँ पे इन्होंने फिर दोबारा जो है कि अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा दिए। जब यहाँ पे भी बात नहीं बनी, वो और ऊपर चले गए। चलते चलते वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर सेलर जो है कि बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो जिसकी वजह से ये बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, जिसके अंदर जो है कि विक नहीं होती है और जो कि ओवरलैप नहीं करती है एक तरीके से। तो आपने जब भी इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है, हमेशा आप उसको स्विंग पॉइंट के एतराफ में आइडेंटिफाई करेंगे। स्विंग पॉइंट के एतराफ में आपकी जो भी जो है कि सेलिंग कैंडल होगी, वो आपका जो है कि इंस्टीट्यूशंस का जो है कि टिपिंग पॉइंट होगा। और उसके बाद मार्केट जब स्विंग पॉइंट से ऊपर गई है और इसने जो पीछे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर किया है, तो ये इस बात को कंफर्म करता है, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर इस बात को कंफर्म करता है कि यहाँ से इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हुए। अब आपने जो है कि इसको मार्क करना है और मार्केट जब यहाँ पर आएगी तो आपने अपने ऑर्डर, अपने जो है ऑर्डर प्लेस करने हैं, ठीक है ना। तो ये इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज के हवाले से एक छोटी सी जो है कि मैं एक बात करना चाह रहा था कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अच्छा देखिए, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एक दो चीजें लिखी हुई है कि ऑर्डर ब्लॉक यूजुअली द लास्ट बुलिश और बेयरिश कैंडल और कंसेक्यूटिव कैंडल्स बिफोर एन स्ट्रॉन्ग मूव अप। अब ये स्ट्रॉन्ग मूव आता ही उस वक्त है जब आपका जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है ना। अगर ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं हुआ है तो आपका जो है कि स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आया है। सही है। तो ये भी एक वजह होती है जहां जब इंस्टीट्यूशंस को जब आप आइडेंटिफाई करते हैं ना इनकी एक्टिविटीज को, तो ये भी एक रीजन होती है। अच्छा, उसके बाद क्या है? फॉर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, लुक फॉर द लास्ट सेलिंग कैंडल और कंसेक्यूटिव सेलिंग कैंडल्स बिफोर द अप मूव स्टार्ट। ठीक है। इसी तरह बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या देखना है? लुक फॉर द लास्ट बाइंग कैंडल और कंसेक्यूटिव बाइंग कैंडल्स बिफोर द डाउन मूव स्टार्ट्स। तो अब ये जो चीजें जो है ना, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं अभी चार्ट के ऊपर, क्योंकि सबसे पहली जो प्रैक्टिस जो आज आप लोगों ने करनी है इसी चीज की करनी है। ये वो जगह है जहां पे मार्केट वापस आती है, ठीक है ना। इन जगहों के ऊपर जब मार्केट वापस आती है तो वो दो चीजें करती है। या तो वहां से वो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस इसको मिलती है और ये वापस मार्केट वहां से रिजेक्शन लेके ऊपर चली जाती है, ठीक है। या फिर वो ये करेगी कि आपके ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके मजीद नीचे चली जाएगी और ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपकी ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है। जब आप ट्रेंड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक जो आपको जो हर स्विंग पॉइंट के ऊपर जो आपको मिलेगा, उसको इसको ट्रेड करना, उसको उसको डील करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ 3 एक्टिविटीज होती है। या तो वो उसको रिजेक्शन लेके वहां से ऊपर चला जाएगा, या इसको ब्रेक ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। तीसरी चीज ये होगी कि वो लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा। इन तीन के अलावा तीसरी चीज नहीं होती। दूसरी जो चीज जो मैंने बताई वो अगर होती है, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम उसके बाद रिवर्स ट्रेड जो है कि उसी ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा पकड़ सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। आपको एक ट्रेड लॉस में गई है ना, दूसरी आपकी प्रॉफिट में चली जाएगी। इशू लोगों को आता है
कि मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक को किसी ना किसी तरह आपकी प्राइसेस को हिट करके, स्टॉप लॉस को हिट करके फिर उसी डायरेक्शन में जाती है। उसको हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, ये चीज आपने जो है ना कि ऑर्डर ब्लॉक की हम जब मजीद डिटेल में जाएंगे तो आप लर्न करेंगे, ठीक है ना। और पहला वाला तो बहुत ही आसान है कि मार्केट वहां पे आपके रिजेक्शन देके ऊपर चली जाती है। अब वो रिजेक्शन क्यों देती है? रिजेक्शन सिंपली इसलिए देती है कि भाई वहां पे इंस्टीट्यूशंस ने ऑलरेडी अपनी काफी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है कि लॉस में जाए। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट होता है जहां से मार्केट दोबारा जो है ना रिएक्ट करके ऊपर जाते हैं। तो पहली वजह क्या है कि इंस्टीट्यूशंस अपनी बाइंग को वहां से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं या अपनी शॉर्टिंग को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी रीजन ये होती है कि इंस्टीट्यूशंस ने उस जगह के ऊपर मार्केट को मैनिपुलेट किया होता है, वहां पे उसने कुछ जो है कि यूं समझने के डेलिबरेटली कोई सेलिंग की होती है ताकि लोगों को पैनिक किया जा सके, और पैनिक करेंगे लोग तो वो उनसे खरीदेंगे, तो उनके अपने भी वहां पे सेलिंग ऑर्डर्स ओपन होते हैं, पोजीशन ओपन होती है जिसको वो क्लोज करने के लिए दोबारा आते हैं। ठीक है, ये दूसरी रीजन हो गई। तीसरी रीजन ये हो गई कि बहुत सारे ट्रेडर जो मेरी और आपकी तरह इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज को समझते हैं, वो उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अपने स्टॉप लॉस लगाते, तो वो स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए आते हैं। ठीक है, वो कभी भी ये नहीं करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन्होंने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बाइंग की और उस मार्केट को ब्रेक होने देंगे। वो ब्रेक उसी सूरत में होने देंगे जब ऊपर उन्होंने अपना सारा माल बेच दिया हुआ है, और वो आपको ऊपर से पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट की ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज हुई है कि क्या हुई है। ठीक है, तो ये दो चीजें। अब इसके बाद देखें कि दिस जोन रिप्रेजेंट्स एरियाज वेयर इंस्टीट्यूशन इंटर लार्ज पोजीशंस व्हेन द प्राइस revisit them, it is often react strongly because liquidity is still present. अच्छा, अब इसके अंदर आपकी ट्रेडिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए, ये ट्रेडिंग बड़ी सिंपल चीज है, ठीक है ना। ट्रेडिंग आसान है, सिंपल है, लेकिन उसको जो है ना कि हम लोगों ने मुश्किल बना दिया। अब देखें, इसके अंदर जो ट्रेडिंग अप्रोच है ऑर्डर ब्लॉक की बेस के ऊपर, आइडेंटिफाई द ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कंफर्मिंग द इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटीज, मार्क द ऑर्डर ब्लॉक, वेट फॉर प्राइस टू रिटर्न, इंटर ट्रेड विद द कंफर्मेशन। ठीक है, कितने 4 पॉइंट है सिर्फ। अच्छा, ये जो चीज जो है ये जब हो जाएगी तब हम इसको मार्क करेंगे। जब हम इसको मार्क कर लेंगे तो हम प्राइस के दोबारा इस जोन में आने का वेट करेंगे। हो सकता है प्राइस ना आए इस जोन के अंदर दोबारा, अगर नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, हम कुछ और देख लेंगे। जितने भी ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क करेंगे उसके 50% ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस कभी वापस आएगी नहीं। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। ये अगर आएगी तो काफी अरसे बाद आएगी, साल 1 साल के बाद आएगी, या 6 हफ्ते बाद आएगी, या लॉन्ग टाइम के बाद आएगी। ठीक है ना, तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि इस हर ऑर्डर ब्लॉक जो है कि जरूरी नहीं होता कि प्राइसेस वहां पे आपके डिजायर टाइम फ्रेम के अंदर ही आए, वो बहुत अरसे बाद भी आ सकती है वहां पे। अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो ये प्राइस के वहां पे वापस आने का वेट करें, अगर नहीं आ रही तो ठीक, कोई बात नहीं। आप उसको मार्क करके अलर्ट लगा के अपनी डायरी में नोट करके रख लें कि जब भी प्राइस लेवल के ऊपर आएगी मैं इसको जो है कि एंट्री लूंगा। अब आपने अगर अपने नोट्स बनाए हुए हैं, आप रोजाना अपना जर्नल बनाते हैं, तो उसके अंदर आप ये बात लिखते हैं। हम तो जर्नल में जो पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, हम कभी भी ये नहीं लिखते कि भाई इस लेवल पे मार्केट आएगी तो मैं ये करूंगा, या इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगी तो मैं ये करूंगा। जर्नल लिखना जब आप शुरू करेंगे अपने ट्रेड्स के हवाले से, बात जो है कि तब बनेगी। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप काम करते हैं, कोई भी आप टास्क अंजाम देते हैं, तो उस टास्क से पहले और बाद में आप जो है कि बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन उसकी करते हैं। तो ये ट्रेडिंग है, ये भी कारोबार है, ये कोई जो है कि परचून की दुकान तो नहीं है कि यहाँ पे आपने कोई कारोबार, कोई आपने कोई चीज लिखनी नहीं है, डॉक्यूमेंट्री नहीं करनी। तो आपने डॉक्यूमेंटेशन इन चीजों की लाजमन करनी है, ठीक है ना। और उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर मैंने ये लिखा है कि भाई आज जो है कि 27 अगस्त को फलाना ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया है, अब 1 साल के बाद 25 जो है कि दिसंबर 2026 को जो है कि मार्केट वहां पे रीच करती है, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई मैंने ये मार्क किया हुआ है। ठीक है, चले अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, चार्ट के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर अब हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक आपके वैलिड है। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आप मुझे बताइए, कौन बताएगा?
सबसे पहली चीज क्या आइडेंटिफाई करनी है आपने, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। देखिए मेरे पास ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहा है। इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के नीचे मेरी आखिरी सेलिंग कैंडल कौन सी है? मेरी आखिरी सेलिंग कैंडल ये वाली है। ठीक है, ये सेलिंग कैंडल मेरी ऑलरेडी जो है कि मिटिगेट हो चुके कि प्राइस इसके अंदर मूव किया। यहाँ पर जो है कि ये एरिया जो है कि मेरे लिए कोई इंटरेस्ट का बाइस इसलिए नहीं है, ये वाला और ये वाला, कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी एक बार आ चुकी है। ठीक है, तो मैं अब इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, एक मेरे पास ये वाली बनती है। ठीक है, तो मेरा एक पहला ऑर्डर ब्लॉक मेरा बन गया ये वाला। ठीक है, ये मेरा पहला ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब इसके बाद दूसरा ऑर्डर ब्लॉक मेरा कहाँ, अब देखें, अब एक और चीज आपने देखनी, प्राइसेस यहाँ से जो है कि यहाँ तक गई है या यहाँ तक गई है, जो भी आपका म्यार है 50-50 करने का, वो आप पहले कर लें, क्योंकि हम बाइंग रेंज में जा रहे हैं, तो हम जो है कि सिर्फ और सिर्फ 50% के नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। आप चाहें तो आप इसको मार्क कर सकते हैं, ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, हाथी, क्या ये इलाका आपको इस बात की बता रहा है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज हुई होंगी? अगर हुई होंगी तो किस तरीके से हुई होंगी, जरा इसको सोचें। तो मैं इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आएगी मार्केट, मैं लूंगा, नहीं आएगी, इट डजेंट मैटर। ठीक है, इसी तरह अब आपका अगला कहाँ पर है, इसके बाद जो है कि मार्केट ने यहाँ से मूव किया, ये नीचे आई है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से एक बड़ा सा जंप लिया है। एक ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पर हो गया है। तो इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के नीचे जो मेरा स्विंग पॉइंट है वो ये वाला है, मेरे ऑर्डर ब्लॉक ये वाले बन रहे हैं दोनों। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कंसेक्यूटिव कैंडल्स होती है, मैं यूज करता हूँ मैं। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि फॉर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक लुक फॉर द लास्ट सेलिंग कैंडल और कंसेक्यूटिव सेलिंग कैंडल बिफोर द अप मूव स्टार्ट। ये हर स्विंग पॉइंट के आसपास आप करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर आपकी ऊपर चली गई। अब ये इलाका क्या कहता है, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका यहां पर हुआ है। ठीक है, एक ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका यहां पर भी हुआ है, तो ये इलाका अब आपको ये बात बता रहा है कि भाई यहां पर भी जो है कि एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक आपका नहीं बना है। यहां पे भी इंस्टीट्यूशंस की आपको क्लियर एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। ये जो मार्केट ने रिट्रेस किया है ना, ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर किया है। अभी हम आगे आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पे हो गई। और अभी हम प्रॉपर एग्जाम्पल लेकर आऊंगा मैं आपके सामने, जिसके अंदर आप इसको देखेंगे कि कैसे काम कर रहे हैं। अभी तो मैं आपको ऐसे ही चार्ट खुला हुआ था बीटीसी का, मैंने बता दिया। अच्छा, ये कैसे ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी जरा एग्जाम्पल वादे करें किस तरीके से। वो ये कहना चाह रही है कि शायद ये जो है कि आपकी जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट यहाँ से नीचे आई है, और उसके बाद फिर जो है कि ये इसके ऊपर जो है कि स्विंग पॉइंट के ऊपर जो है कि वो इस कंसेक्यूटिव जो है कि बाइंग कैंडल्स को अपना ऑर्डर ब्लॉक बता रही है ये। ठीक है, जी मार्केट उसके अंदर गई और फिर ये नीचे आई है। सही है, तो वो जी ये कहना चाह रही है ये। तो इनके नजदीक, लेकिन एक चीज ये है कि इन्होंने दो कैंडल मार्क की है, मैं बेसिकली कंसेक्यूटिव कैंडल तीन है तो मैं तीनों मार्क करूंगा। अच्छा, अब इसके अंदर अब आप ये देखिए कि मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो बहुत ही लाइट हो गया, 1 मिनट। ठीक है, अब आप ये देखिए कि मैंने तीन कंसेक्यूटिव कैंडल मैंने मार्क की है, प्राइस उसके अंदर गई है, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी है, फिर नीचे आ गई है। अब अगर आप ये वाली ट्रेड अगर आप उठाते ना, तो ये आपकी शॉर्ट की ट्रेड होती, एंट्री आपकी यहां पर होती, स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर होता यहाँ पर, और आपका जो टेक प्रॉफिट जो कि आप कहते हैं कि अच्छा मेरे हिसाब से जो है कि या तो यहाँ पे आप लेते हैं, या ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है इसको आप अपना जो है कि टारगेट बना दें, तो आपको जो है कि ये छोटी सी आपको एक ट्रेड मिल जाती है। बट डेली टाइम फ्रेम में मेरे लिहाज से ये बहुत छोटा मूव है, मैं कभी भी इतना छोटा मूव नहीं लेता। अब अच्छा, अब ये वाली जो ट्रेड सेटअप है ना, आप इस ट्रेड सेटअप को जरा नजर में रखिए, जो इन्होंने जो ये मार्क किया है ना यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक। और मैं दोबारा कहूंगा
क्या यहाँ पे हाथी नजर आ रहा है आपको? इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी जो होगी वो बड़ी बड़ी ऑब्वियस होगी। इस तरह मार्केट जो है ना कि विप्सॉ नहीं करेगी। जैसे ये है एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को जो है कि बहुत सारे लोग ट्रेड करते हुए अपना पैसा लूज कर जाएंगे। यहां पर इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के बाद आप मुझे बताइए कि मार्केट यहाँ क्या तेजी से नीचे आई है? ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर तो हो गया है, लेकिन मार्केट तेजी से नीचे नहीं आई है। तो इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक इस तरह के जो है ना कि जो मैं बात कर रहा था, जो चीज इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज जो होंगी वो ऑब्वियस होंगी, आपको नजर आएंगी। हमें उसको जो है किस तरह ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने मार्क किया तो मैंने इसलिए इसको बता दिया, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि मेरे हिसाब से ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इस वाले चार्ट को छोड़ के मैं आपको एक दूसरे चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, क्योंकि करेंसी के चार्ट के ऊपर ये चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से काम करती है। तो हम यहाँ से चले जाते हैं, AUD USD में चले जाते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ठीक, अच्छा, अब हम जाते हैं यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में इसलिए कि ये जो चीज़ें जो आपकी जो ऑर्डर ब्लॉक जो बन रहे होते हैं ना, तो आपको नजर आते हैं कि ये चीज़ हुई है यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पर ये मार्केट तेजी से यहाँ पे नीचे आई है, यहाँ से फिर ऊपर गई है। ये जगह बड़ी कैंडल, ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है या जो भी किया है। ठीक है ना? अब मुझे ये बताइए कि क्या आपका ऑर्डर ब्लॉक इतना बड़ा होगा कंसेक्यूटिव कैंडल्स के हवाले से? जब इतनी सारी कैंडल होगी तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। मैं सिंपल ये कहूंगा कि भाई मेरा ऑर्डर ब्लॉक जो है कि ये आखिरी कैंडल होगी। ठीक है, अब आप देखिए कि ये ऑर्डर ब्लॉक आपने जो मार्क किया था, ये आपने मार्क किया था कोई तकरीबन, मार्केट फर्ज करें कि इस जगह के ऊपर मौजूद थी, तब आपने इसको मार्क किया था 26 दिसंबर 2022 को। ठीक है, तो 26 दिसंबर 2022 को, और उसके बाद मार्केट उस जोन में दोबारा कब आई है? 1 साल के बाद आई है, पूरे 1 साल के बाद आई है। ये था आपका 10 अक्टूबर 2022, 23 अक्टूबर 2023। ठीक, तो यहां से जो है कि आपको फिर एक ट्रेड मिली, जो कि बहरहाल छोटी ट्रेड थी। अब ये छोटी ट्रेड क्यों थी? अगर आप पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको जो है कि डबल टॉप नजर आ रहा है बनता हुआ। आपको मालूम है कि ये एरिया खतरनाक है। ये अगरचे ये ऑर्डर ब्लॉक तो आप कंसीडर नहीं करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे मुझे हाथी नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये एक रेजिस्टेंस जोन बेशक मेरे लिए नजर आ रहा है। मैं यहाँ से एंट्री तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं यहाँ से एग्जिट जरूर कर जाऊंगा। मैं इसको एग्जिट के लिए यूज करूंगा मैं। तो अब अगर मैं इस कैंडल को आइडेंटिफाई किया हुआ है मैंने, मैं यहाँ से मैं इंटर हुआ हूँ और ये मैंने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो वही वाली बात कि ये एग्जिट के लिए है, एंट्री के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अब मेरी एंट्री होती है इस जगह से और यहाँ तक जाती है। अब आप देखिए कि ये इधर से आप उठाइए और इधर चले जाइए, तकरीबन आपकी जो है 450 पिप्स की ट्रेड है, और इसने कितने दिन लिए? 19 हफ्ते लिए हैं इसने। ठीक है, तो आपने ट्रेड अपनी इंटर की थी कोई 30 अक्टूबर को, और आपने एग्जिट किया है 1 जनवरी को। 3 महीने की ट्रेड, 3 महीने में आपको 300 पॉइंट मिले, यहाँ पे 300 पिप्स मिले, 400 पिप्स। तो ट्रेड है जो है ना कि इस तरीके से आप उठा सकते हैं। अब मैं आपको एक और इसी की एक एग्जांपल देता हूं कि अब आप ये देखिए कि मार्केट, इसके बाद मार्केट ने क्या किया। यहां से मार्केट फिर आपकी ऊपर गई है। इंपल्सिव लैग है ना ये आपकी। ठीक है ना, इंपल्सिव लैग के बारे में मालूम है ना आपको क्या है? इंपल्सिव लैग हम लोगों ने अभी पिछले मंडे को पढ़ा था कि ये आपकी इंपल्सिव लैग है और ये आपकी करेक्शन है, एज लॉन्ग एज कि ये इसको ब्रेक ना करे। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि यहां से मार्केट आपकी ऊपर गई थी। ठीक, तो अब ये वाली आपकी इंपल्सिव लैग है या ये वाली आपकी इंपल्सिव लैग है? कौन बताएगा? देखिए ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन क्या है? नीचे आ रही है। जब ये नीचे आ रही है तो आपकी इंपल्सिव लैग फिर ये वाली होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है इस मूव से पहले। जब ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है, तो एक मिनट ठहरिएगा।
हेलो। अभी मैं मीटिंग में बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, तो ये देखें कि ये आपका जो है कि ये आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर ये वाला था नीचे की तरफ का। उसके बाद मार्केट आपकी ऊपर गई थी, और फिर उसके बाद इस जगह के ऊपर आपने यही सोचा था कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आएगी, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने जो है कि एक पुल बैक लिया, इसको ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर चली गई ये वाली। लेकिन इस वाली ने फिर इसको ब्रेक नहीं किया, और फिर यहां से मार्केट दोबारा नीचे आई है, फिर ऊपर गई, ये ब्रेक किया। ये जो इस तरह की सिचुएशन बनती है ना, इसमें आपको बहुत केयरफुली ट्रेड करने की जरूरत होती है। अगर आपको मार्केट के अंदर क्लियर डायरेक्शन ना मिले तो उस जगह को आप ट्रेड ना कीजिए। आप ट्रेड वहां पे कीजिए जहां पे आपको क्लियर डायरेक्शन नजर आए। 28 पेयर है मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। जरूरी नहीं कि मेक पेयर के ऊपर अपना सारा टाइम जाया कर दे जबकि वहां पे ट्रेड बनी ना रही हो, या हमारी समझ में ना आ रही हो, ठीक है ना। अब देखें, मैं अगर मैं क्या देख रहा हूं, ये पॉइंट देखिए आप। मुझे जो है कि इस जगह से ये मेरे लिए एक नीचे मूव आया है, ये मेरा स्विंग पॉइंट है। चले, आप हाथी को फिलहाल छोड़ दें कि हाथी नजर आ रहा है नहीं आ रहा है। आप सिर्फ इतना कीजिए कि हर उस जगह के ऊपर जहां पे स्विंग पॉइंट बन रहा है, उसकी जो आखिरी बाइंग या सेलिंग कैंडल है उसको आप मार्क करना शुरू कीजिए। देखिए ये वाली आपने मार्क की यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो है कि ये स्विंग पॉइंट था आपका, तो ये वाली आपने यहां से मार्क की, ठीक है। उसके बाद फिर जो है कि आपका जो है कि ये वाला स्विंग पॉइंट था, ये वाली आपने मार्क की यहाँ पर। फिर आपका जो है कि फिर ये वाला स्विंग पॉइंट आपका बना था, मार्केट ऊपर गई थी, ये आपने मार्क की। फिर आपने जो है कि ये वाली मार्क की, ये भी आपका स्विंग पॉइंट था, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहां से मार्केट मुसलसल नीचे आ रही है। ये वाला पॉइंट टच हुआ, ये नहीं हुआ आपका टच, ठीक है। ये अभी ऐसे का ऐसे ही, अभी आपका ये एरिया टच नहीं हुआ। आने वाले दिनों में मुमकिन है कि ये एरिया आपका टच करे यहाँ पर, 78 के ऊपर जाए मार्केट, ठीक है। ये वाला एरिया टच हुआ है आपका, ये वाला एरिया आपका यहाँ पर टच हुआ है, ठीक है ना। और इसको, और उसने क्या किया है कि लिक्विडिटी ग्रैब की है, सबके स्टॉप ऑर्डर उड़ाए यहाँ से, उसके बाद फिर नीचे आई है मार्केट। ये वाला इसने टच किया, ये इसने ये वाला टच किया यहाँ पर, ये वाला टच किया, ये वाला टच किया, ये वाला अभी तक टच नहीं हुआ, ये रुक गया अभी, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये अभी होना ही है। इसी तरह आप ये देखिए कि ये वाला आपका टच हुआ है, ये वाला भी आपका टच नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे ही जो है कि रफली आइडिया के तहत बैठ के मैंने ये जो है कि ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर लिए यहाँ पे। इसे हम जो है कि सप्लाई जोन भी कहते हैं, क्योंकि मार्केट में ऊपर से आ रहे हैं। तो आप, आपके सामने मार्केट है। अब कोई मुझसे पूछेगा यार ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहाँ तक जाएगा, तो मैं बड़ी आसानी से कह दूंगा कि मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस लेवल तक जाने के बाद एक रेजिस्टेंस देगा। मैं लेवल, इस लेवल पे आने के बाद के रेजिस्टेंस की बात मैं क्यों कर रहा हूं, कि मेरा आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर वीकली टाइम फ्रेम के लिहाज से नीचे हुआ है। तो जब तक मेरा ऊपर का चौक नहीं बन जाता, मैं मार्केट के अंदर बेयरिश हूं। तो मैं इसको कहूंगा कि ये मेरे हिसाब से जो है कि एक यहाँ से बेयरिश मार्केट मुझे मिल सकती है। अच्छा, अगर इसके बाद अगला लेवल कौन सा है, मेरा अगला लेवल ये वाला है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चली आई तो फिर मैं इसको टारगेट करूंगा। अगर इसको भी निकल जाएगी तो मैं इसको टारगेट करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि फिर इसके बाद एक यहाँ पे एक ये रिजेक्शन और ब्लॉक भी आपका आ रहा है, जो कि ये वाला, ये भी जो है कि आपका हिट नहीं हुआ है। अब आप देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आपने मार्क किए। इसको तो छोड़ दे तो बहुत रीजन, 6 मार्क किए, 6 में से आपके 1, 2 और 3 आपके हिट नहीं हुए। मैंने आपसे कहा था ना कि 50% जो है आपके ऑर्डर ब्लॉक पता नहीं कब जाके हिट होंगे, लेकिन आपने इसको मार्क करके रखना है। ये आपके जो है पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया है, यही आपके पोटेंशियल सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना कि आपने इन चीजों को, ऑर्डर ब्लॉक्स को जो है कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। अब मैं एक और चार्ट आप लोगों के सामने खोलता हूँ। इसको हम लेते हैं जीबीपी यूएसडी को, ठीक है। ये मैं रेंडमली उठा रहा हूँ ये चार्ट। अब आप ये देखिए कि इधर से लेकर के इधर तक, ये आपका जो है कि अगर आप ये देखें, ये पूरा आपका मूव ऊपर गया है। आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका यहाँ हुआ है, मूव आपका ऊपर गया, फिर यहाँ से ट्रेंड नीचे आया है। तो जब इसने इसको ब्रेक किया यहाँ पे, तो फिर अब आपने ये वाला अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है। मार्केट आपकी जो है कि उस लेवल पे अभी नहीं आई, अभी आएगी। अगर आप इसको ले ना,
क्या आपको लगता है कि मार्केट आने वाले दिनों में इसको तोड़ देगी? मुझे तो लग रहा है कि तोड़ देगी। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह अब आप ये देखिए कि ये वाला लेवल जो था, ये वाला भी आपका एक जो है कि ब्रेक बना था, ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने उसी लेवल के ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिया कि नहीं दिया? ये इवेंट कब हुआ था? 17 जनवरी 2022 को। आज कौन सा दिन है ये वाला? 23 जनवरी, 23 जून 2025, 22, 3 साल के बाद। लेवल्स जो ये होते हैं ना, ये काम करते हैं ये। ठीक है, अब आप इसी तरह अब आप आ जाइए, ये वाला लेवल आपका था, देखें फिर यहाँ से जो है ना, इस ये वाला लेवल जो बना था, यहाँ से छोटी सी ट्रेड आई थी आपकी नीचे। लेकिन यहाँ से एक और चीज आपने नोट करनी है कि इस जगह से आपका ट्रेंड चेंज हो गया था। तो फिर अब आप नीचे के लेवल्स मार्क करना शुरू करेंगे। जैसे ये वाला मेरा लेवल जो था ना, ये मार्केट नीचे आई थी हर स्विंग पॉइंट के नीचे, अगर आप मार्क करते हैं तो ये वाला लेवल आप ये देखें कि इसको यहाँ पे उठाइए, ये मार्केट आपकी यहाँ पे टच किया है इसने। फिर इसके बाद ये स्विंग पॉइंट बना है आपका, तो ये स्विंग पॉइंट पे अब आप देखिए रेजिस्टेंस दिया है इसने। तो दो चीजें यहाँ पे नोट करने वाली है, उसका बड़ा ख्याल रखिएगा। अब एक बात तो मैं जो ये मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि हर स्विंग पॉइंट के ऊपर आपने मार्क करना है, लेकिन साथ साथ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि देखना है कि इंस्टीट्यूशंस की वहां पे मूव क्या है। ठीक है ना? अगर इंस्टीट्यूशन की मूव आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर मत कीजिएगा। जैसे ये एरिया जो है, मेरे हिसाब से इस एरिया के अंदर मुझे इंस्टीट्यूशंस की मूव कैसे नजर आई है? कोई बता सकता है किस वजह से मैंने देखा ये कि यहाँ पे मुमकिन है? देखिए, ये आपका जो है कि एक लो पॉइंट बना था। सॉरी, ये मेरा पॉइंट जो है कि वो यहाँ पे बना है, 1 मिनट, इस जगह के ऊपर। ठीक है ना? ये मेरा लोएस्ट पॉइंट बना है। इस लोएस्ट पॉइंट के बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस मजीद प्राइसेस को जो है कि नीचे लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे चीजों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए। अभी मैंने एक बात कही थी कि इंस्टीट्यूशन जो है कि उस लेवल के ऊपर अगर उन्होंने वाकई में बाई किया हुआ होगा तो वो वहां से प्रोटेक्शन देंगे अपनी बाइंग की। अब ये जो इतनी सारी कैंडल यहाँ पे नीचे आ रही है, हर सेलिंग कैंडल के अंदर इंस्टीट्यूशंस की बाइंग मौजूद है। तो उन्होंने जो है कि इस लेवल को प्रोटेक्ट किया है यहाँ पर, ये देखकर कि ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये तीनों कैंडल ने जो है कि इस कैंडल के लो को ब्रेक करने में नाकामी दिखाई है। और उसके बाद एकदम से एक बड़ा सा मूव ऊपर आया है। ठीक है, फिर एक मूव नीचे आया, इस मूव ने जो है कि पिछले लो को ब्रेक करने में फिर नाकामी दिखाई है, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई है। तो आप देखें कि मैंने इस पॉइंट को देख के मैंने मार्केट को किस तरह रीड किया है। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चीज को देखें ना, कि हमें नहीं पता कि अभी हम इस जगह के ऊपर मौजूद हैं या नहीं है, ये समझ लें, लेकिन आप देखें कि मैं इस एरिया को जो मैं रीड कर रहा हूं, ये इवेंट होने के बाद मैं रीड कर रहा हूं, और इसकी बेस के ऊपर मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब आप आ जाइए इस जगह के ऊपर। देखिए, यहाँ पे भी जो है कि बड़ी ऑब्वियस चीज है। पहली बात तो है कि अगर आप कंसेक्यूटिव कैंडल लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल लीजिए, मैं कभी भी मना नहीं करूंगा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इस कंसेक्यूटिव कैंडल में आप देखें कि ये लास्ट कैंडल जो है ये आपकी बाइंग कैंडल है। इसके बाद जो है कि इस सेलिंग कैंडल ने मार्केट को जो है कि ब्रेक नहीं किया है। अगर जो है कि एक मूव आने के बाद मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट जो है कि पिछले लो को या इन चीजों को ब्रेक नहीं करती है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस ये अंदाजा लगाने के लिए कि यहाँ से अब सेलर्स की जो है कि कहानी खत्म हो गई है। फिर ये मार्केट आपकी ऊपर गई है, फिर ये नीचे आई है। अब ये जो एरिया जो है ना, अब देखना, ये लंबी लंबी जो विक्स जब आ जाती है ना, तो ये प्रॉब्लम करती है। यहाँ से फिर मार्केट आपकी ऊपर गई, आप चाहें तो आप इसको मार्क करें, यहाँ पर ये आपने मार्क किया, ये इसने ये मूव नीचे लेकर आई, फिर ये ऊपर लेकर चली गई आपको। ठीक है ना? ये देख रहे हैं ना, ये नीचे लेकर आई है, इसी एरिया के अंदर इसने आपको जो है कि यहाँ पे रिएक्शन दिया, और फिर ये ऊपर चली गई है। फिर ये वाली चीज जो है कि अब आप इसको अगर मार्क करना चाहें आप कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई मूव बन नहीं रहा था। फिर ये ऊपर चली गई। अब जो है कि आपकी जो आखिरी जो फिर जो ट्रेड बनी थी, वो उसी एरियाज के अंदर जो है कि फिर आप ये देखें कि यहाँ से जो है कि ये पहले इसमें आई। ठीक है, और फिर इसके बाद इसने ब्रेक करके फिर ये ऊपर चली गई है।
ठीक है, तो ये हमने आज जो है कि पहली चीज जो पढ़ी है हमने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। किसी के ध्यान में कोई सवाल है ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से? अगर नहीं है तो अब मैं एक और चार्ट यहाँ पे खोल रहा हूँ और आप लोगों ने इसके अंदर मार्क करना है। यूरो यूएसटी, ये नहीं, ऐसा करते हैं कि यूएसटी CHF को, CAD CHF खोल देते हैं। ठीक है, चलें, ये कौन बताएगा इसके अंदर जो देखिए कितनी क्लियर मार्केट है। अब आप मुझे बताइए कि खामोखा में उस मार्केट के अंदर ट्रेड करने का क्या फायदा है जहां पे हमें क्लियर डायरेक्शन ही ना मिले। इतनी क्लियर डायरेक्शन यहाँ पे हमें मिल रही है। यहाँ पर आप जो है कि अभी तक देखें आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नीचे, तो मैं अभी भी इसके अंदर शॉर्ट हूँ। तो मार्केट के इस पुल बैक से मैं अपनी शॉर्ट की ट्रेड उठा लूंगा। ठीक है, यहां से कोई मार्क करना शुरू करेगा, मुझे बताएगा कि कौन कौन से जो है कि उसके स्विंग पॉइंट के अतराफ के ऑर्डर ब्लॉक्स फिल हुए हैं और कौन कौन से नहीं हुए हैं। ये ऊपर वाले रॉयल से नीचे वाले रॉयल तक आइए आप। ये- ठीक है। अच्छा, ये एनोटेशन का जो टूल है ना, तो वहां पे आपके पास जो है ना कि उसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी, वहां पे आपके पास जो है कि बॉक्सेस भी बने हुए हैं। आप बॉक्स की सूरत में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने जो है कि मैं ग्रुप में डाल भी देता हूँ, आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अच्छा, जो हाँ, हाँ, ये तो खैर बहुत बड़ा बना दिया सर आपने। ये कौन सा बनाया है? कंसेक्यूटिव कैंडल वाला बनाया है? जी। अच्छा। अच्छा, फिल कौन कौन से हो गए? हम्म। इस तरफ, अच्छा ये सारे चले, आप लोगों को इसका मतलब है कि समझ में आ रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को मार्क करना है। अब मैं जो है कि एक और चार्ट में खोलता हूँ यहाँ पर, और वो चार्ट है USD कनाडा। ठीक है, ये देखिए, ये कब का मार्क किया हुआ है? 23 सितंबर 2024, 1 साल पुराना है। मार्केट जो है कि तकरीबन 8-9 महीने के बाद दोबारा इस जोन के अंदर आई है। अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ऊपर जा रही है। अच्छा, अब आप जरा इसको स्टडी तो करें ना, ये तकरीबन इस मार्केट को इस जोन में आए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हफ्ते हो चुके हैं या 12 हफ्ते हो चुके हैं। 12 हफ्तों में मार्केट ने बेसिकली किया क्या है? मार्केट ने जो है कि इस लो को प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, ये ऊपर गई है, नीचे आई है, इस और इसके बाद इस लो के बाद यहाँ 1 2 3 मार्केट ने फिर नीचे मुड़ के नहीं देखा। कैंडल का साइज बेशक छोटा है, लेकिन मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो अब मसला सारा ये सवाल पैदा होता है कि हम इसकी ट्रेडिंग करेंगे कैसे। ठीक है ना, तो वो जब हम आगे सेक्शन आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप ऑर्डर ब्लॉक के अंदर किस तरीके से मार्केट आती है आप इसको समझने की कोशिश करें। आप एक सिंपल, जो हमारे इसी ग्रुप में साहब मौजूद है, वो बड़ा आसान काम करते हैं। वो ये करते थे कि यहाँ पे इन्होंने मार्क किया अपना ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से इन्होंने अपनी ट्रेड एंट्री उठाई, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा, और 1 to 2 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चल पड़े ये। बस इतना काम करते हैं वो। या जो अगला स्विंग पॉइंट आएगा वहां पे निकल जाते हैं। वो इस चक्कर में पड़ ही नहीं रहे कि ये जो है कि टच कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन क्या है कि वो उनकी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है ना, तो हर एक की अलग अलग हो सकती है। मेरे लिए थोड़ी सी हो सकता है कि रिस्की। अब आप ये देखें ना कि अगर आपकी ये ट्रेड अगर आपने यहाँ पे उठाई है, अगर मैं, तो ये अगर आप 0.01 की या 1 लॉट भी अगर आप उठाते हैं, तो आपका जो रिस्क जो है इधर से लेकर के इधर तक,
ये 224,000 का आपका रिस्क है यहाँ पर, रुपए डॉलर का, और 24,000 के मुकाबले में आपका 50,000 का प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हैं कि 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पर। लेकिन अगर आप इसी 24,000 की, जो कि ये एक लॉट है, अगर आप इसको 0.01 कर देंगे तो आपका जो है कि यही लॉस आपका जो है कि रिस्क आपका जो है तकरीबन जो है कि $23 बन जाएगा, और आपका प्रॉफिट इसके मुकाबले में $50 का बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीजें जो है कि थोड़ी ऊपर नीचे करके कैलकुलेट होती है, डिपेंडिंग ऑन दी आपकी जो है ना कि उसके रिस्क प्रोफाइल पे, और आपकी जो है ना कि अकाउंट साइज के ऊपर डिपेंड करती है चीजें। अच्छा, एक ये चीज हो गई। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, देखें, ये मार्केट यहाँ से सीधी नीचे आई थी। अब यहाँ पे जो है कि अगर आप आखिरी कैंडल लेते हैं तो मार्केट तो यहाँ पे नहीं आई, ठीक है, लेकिन अगर आप कंसेक्यूटिव कैंडल लेते हैं तो मार्केट आपकी यहाँ पे भी तब भी नहीं आई है, दो कैंडलों पे। ठीक है, अगर आप जो है कि तीन कैंडलों पे लेते हैं तो मार्केट आपकी यहाँ पे यकीनन आई है, लेकिन आपका रिस्क यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है। देखें, इधर से आपकी एंट्री होती है इस जगह से, और इधर चली जाती है 400 पॉइंट्स, यानी कि तकरीबन अगर एक लॉट आप उठाते हैं तो 40,000 के लॉस के ऊपर आपको 80,000 का प्रॉफिट यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाता है इस जगह के ऊपर आप। तो रिस्क टू रिवॉर्ड प्रोफाइल अच्छा है। कभी कभी जो है कि आपको ये डिसीजन लेना होता है कि मैंने क्या करना है, ठीक है ना, तो अगर आप नहीं लेना चाहते आप ना लीजिए। मैं आमतौर पे क्या करता हूँ, रूल ऑफ थंब ये करता हूँ कि अगर ये स्विंग पॉइंट वाली कैंडल मेरी अगर बाइंग कैंडल है तो मैं इससे पहले वाली कैंडल को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये मेरी सेलिंग कैंडल है तो मैं इसको भी लेता हूँ और इसके बाद वाली भी एक कैंडल को ले लेता हूँ, यानी कि मैं दो कैंडल को ले लेता हूँ। और अगर मैं कंसेक्यूटिव कैंडल को मैं अगर मैं लेता हूँ, छोटी छोटी दो तीन है तो मैं ले लेता हूँ, अगर इतनी बड़ी कैंडल होती है तो मैं नहीं लेता फिर। जैसे देखे ना अभी, अब मैं ये, अब जैसे ये देखे ना, यहाँ से मार्केट चली है यहाँ तक, तो कंसेक्यूटिव कैंडल की ढेर लगा दिया सब, इसको तो मैं नहीं उठाएंगे उठाएंगे ना। या फिर जो है कि आप इसको इस तरीके से देखें एक और, हाँ ये वाला देख ले चले, ये भी नहीं, ये वाला देख ले, सही है। अब ये तो बहुत बड़ा मूव हो गया ना ये, तो इसके अंदर फिर हम जो है कि अपनी जो है कि अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसको उस हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपने देख लिया, यहाँ पे मार्केट आई है। अच्छा, अब आप आ जाइए इस वाले को, अगर आप देखना चाहते हैं, इस वाले को अगर आप देखना चाहते हैं, ये वाला भी एक आपका बन गया था, ठीक है ना। मार्केट ये नीचे आई थी, और उसके बाद आप अगर देखें तो उस जोन में आई है, फिर ये ऊपर गई है आपकी मार्केट, सही है। अच्छा, इसी तरह अब आप आइए। अच्छा, एक बात का और ख्याल रखिएगा कि पहले आपने अपने ट्रेंड डायरेक्शन का आइडेंटिफाई करना है। लेफ्ट एंड राइट हर जगह पे आपने एंट्री नहीं लेनी। अगर मार्केट बुलिश है तो आपने सिर्फ डिस्काउंटेड जोन के जो है कि ऑर्डर्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अब जैसे ये वाला है आपका, ये अभी हिट नहीं हुआ आपका मार्केट, तो हो सकता है आने वाले दिनों में हिट हो जाए आपकी चीज, ये सही है ना। तो ये एक जो है कि हमारा कल हम जो है कि स्टडी करेंगे ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक में कल ही कंप्लीट कर देंगे, बहुत ही आसान है ना, लेकिन ये दो कल हम रात बंद करेंगे। चले, इसको हम यहीं पे खत्म करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, जिसको कोई सवाल है तो वो कर सकता है।